Hello everyone, welcome to all again on my channel. How are you all guys? Hope you all guys are fine. So student, आज हम अपने EVS की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है फॉर CET एग्ज़ाम, उसमें आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे वो रहेगा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज। ये सारे रिसोर्सेज हम कंप्लीट करेंगे विद इन 2 और 3 वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सीक्वेंस वाइज हम इसको कंप्लीट करेंगे भाई, जो सिलेबस हमारे आगे है। तो अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। जो भी रिसोर्सेज नेचर में प्रेजेंट है और वो सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को, वो सारे ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जो लाइफ इस प्लेनेट पे है, प्लेनेट कौन सा हमारा अर्थ, वो किस पे डिपेंड करती है? अ वैरायटी ऑफ गुड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेचर। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, सर्विसेज है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया, नेचुरल रिसोर्सेज। अब एग्जांपल क्या होंगे इसके? जैसे वाटर है, वाटर हमारे कितने काम आता है सभी को पता है। एयर को हम ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं, सोयल को हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मिनरल्स है, कोल है, फॉसिल फ्यूल वगैरह हो गए भाई, फॉरेस्ट है, क्रॉप है, वाइल्ड लाइफ है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन स्टॉक और रिजर्व डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम नेचर। कोई भी स्टॉक या कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको हम ड्रॉ आउट कर रहे हैं नेचर से, वही हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। अब हमने क्लासिफाई किया है रिसोर्सेज को। तो रिसोर्सेज को जो हमने क्लासिफाई किया है, फर्स्ट है हमारा लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज। अब हमें पता होना चाहिए कौन से लिविंग रिसोर्स हैं और कौन से नॉन लिविंग रिसोर्स होते हैं। तो लिविंग रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज डेट आर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग। मतलब इनको कौन यूज़ करता है? ये बायोलॉजिकल नेचर के होते हैं और एक ह्यूमन बींग के द्वारा ये यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट में जैसे ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ में जो वुड होती है उनको हम यूज़ करते हैं। क्रॉप लैंड है, एनिमल से जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सारे लिविंग रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और इन सारों का यूज़ ही हमारे द्वारा किया जाता है। अब है नॉन लिविंग रिसोर्सेज। नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल। हम इनको बायोलॉजिकल मटेरियल से डिराइव नहीं करते, ठीक है। जैसे सोयल हो गया, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। वाटर है, लैंड है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये होते हैं हमारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट जो है ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? मतलब एग्जॉस्टिव हैं, काफ़ी हैं हमारे नेचर के अंदर, संपूर्ण हैं, और हम इनको रीजनरेट भी कर सकते हैं विद इन ए गिवन स्पैन ऑफ टाइम। मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम इनको रीजनरेट कर पाते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल देखें कि विच वन इज़ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, विच वन इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बताया रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर दोबारा रीजनरेट कर पाते हैं। जैसे हमारे फॉरेस्ट है, हमारी वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ मतलब जितने भी हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी लाइफ जो जंगलों में रहती है, वो वाइल्ड लाइफ कहलाती है। विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है भाई, टाइडल एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, सोलर एनर्जी है। ये सारी क्या है? इनको हम रिन्यू कर सकते हैं within a given period of time and as it is an inexhaustible source of energy। और ये ऐसी एनर्जी है जो जल्दी से एग्जॉस्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिन्यूएबल। फिर बात करते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रीजनरेट नहीं कर सकते एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। जैसे जो हमारे फॉसिल फ्यूल हो गए, कौन कौन से होते हैं भाई? फॉसिल फ्यूल सभी को पता है, कोल हो गया, पेट्रोलियम है, मिनरल्स हैं। अगर एक बार ये ख़त्म हो गए ना, तो इतनी जल्दी हम इनको रिप्लेनिश नहीं कर सकते। मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको दोबारा रिप्लेनिश या दोबारा रीजनरेट करने के लिए। तो ये होते हैं भाई हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आप एक बार ये डायग्राम देख लीजिए।
नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप, वन इज़ रिन्यूएबल, सेकंड इज़ नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या क्या आ गए, हमारे प्लांट्स आ गई, वाइल्ड लाइफ आ गई, फॉरेस्ट आ गई, सन है, वाटर है, विंड एनर्जी है जो हम ऊपर भी स्टडी करके आए हैं, और जो हमारे फॉसिल फ्यूल है, मिनरल है, सोयल है, वो सब किसके अंदर आते हैं, ऑल आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये थे भाई हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम स्टडी करेंगे वाटर रिसोर्स के बारे में। देखिए वाटर रिसोर्स भी अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरह से वाटर का यूज़ किया जाता है। कहीं हम इंडस्ट्रीज़ में वाटर का यूज़ करते हैं, कहीं डोमेस्टिक पर्पस के लिए करते हैं, एनवायरमेंट के लिए करते हैं। तो वाटर से रिलेटेड हम रिसोर्सेज स्टडी करेंगे। वाटर रिसोर्सेज आर सोर्सेज ऑफ वाटर। जो भी वाटर रिसोर्सेज होंगे, जैसे पॉन्ड है, लेक है, स्ट्रीम है, तो इन सारों के अंदर होगा क्या भाई, वाटर ही होगा। एंड डेट आर यूज़फुल एंड पोटेंशियली यूज़फुल, डेट आर यूज़फुल और पोटेंशियली यूज़फुल। एंड यूज़ ऑफ वाटर कहाँ कहाँ होता है, एग्रीकल्चर में हम करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, घर में कोई काम है, हमें कुकिंग है, बाथिंग है, ठीक है, मॉपिंग है, तो इन सब के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, वाटर का। रिक्रिएशनल एनवायरमेंटल एक्टिविटी के लिए भी करते हैं। वर्चुअली ऑल ऑफ दीज ह्यूमन यूज़ रिक्वायर फ्रेश वाटर। ओवरऑल जो भी ह्यूमन बीइंग है उसको नीड किसकी होती है, फ्रेश वाटर की होती है। पर क्वेश्चन है क्या फ्रेश वाटर इतने अमाउंट में प्रेजेंट है। देखिए जो हमारा अर्थ का सरफेस है, अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे 97% जो उसका सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, लेकिन फिर भी पानी की स्कार्सिटी है, पानी की कमी यहाँ पे है। क्यों है ऐसा, क्यों है, ये भी क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर हमारे पास है, ठीक है, और उसमें से भी जो 2/3 है वो फ्रोजन है, जमा हुआ है ग्लेशियर और पोलर आइस के अंदर। एंड जो रिमेनिंग अनफ्रोज़न फ्रेश वाटर है वो कहाँ मिलता है, मेनली हमें ग्राउंड वाटर, मतलब अंडर द ग्राउंड हमें वो मिलता है। और सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से वाटर टेबल हमारी काफ़ी नीचे जा चुकी है, तो वो भी हमें बड़ी मुश्किल से पानी अवेलेबल हो पाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन प्रेजेंट अबव द ग्राउंड और इन द एयर। बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर हमारा ग्राउंड या फिर कह सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखिए फ्रेश वाटर को दो फॉर्म में मेनली डिवाइड किया गया है, या अक्कर होता है दो फॉर्म में ये। वन ग्राउंड वाटर जो अंडर द ग्राउंड हमें मिलता है, सेकंड है सरफेस वाटर जो हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए जो ग्राउंड वाटर है सबसे पहले हम उसकी स्टडी करते हैं। About 9.86% of total fresh water resources is in the form of ground water। मतलब 9.86% जो टोटल फ्रेश वाटर है वो ग्राउंड वाटर है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, अंडर द ग्राउंड। एंड इट इज़ अबाउट 35 to 50 टाइम डेट ऑफ सरफेस वाटर सप्लाइड। और कितना, मतलब सरफेस से ही ग्राउंड में जाएगा, तो इतने % सरफेस से ही वो पानी इतने टाइम कहाँ जा रहा है, ग्राउंड के अंदर जा रहा है। अब जो वाटर है भाई उसका यूज़ हम अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं। जैसे सबसे पहले डोमेस्टिक यूज़ हम स्टडी करते हैं, कि डोमेस्टिक यूज़ का मतलब है कि हाउस होल्ड जो चोर्स होते हैं उन कामों के लिए, हाउस होल्ड घर के कामों के लिए हम पानी का यूज़ कर रहे हैं। ड्रिंकिंग है, बाथिंग है, वॉशिंग है क्लोथ्स, कुकिंग, सैनिटरी एंड अदर। सेकेंड, और एक बार ये भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जो रिकमेंडेड वैल्यू है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर डोमेस्टिक यूज़, कि हम एक दिन के अंदर कितना पानी यूज़ कर लेते हैं, तो ये हमारा होता है भाई 135 लीटर पर डे। इतना वाटर हम एक दिन में यूज़ कर लेते हैं पर पर्सन। ये हमारा पर पर्सन रेट नहीं है, ये ओवरऑल जो हम घर पे यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू हमें दी गई है। सेकंड, इंडस्ट्रीज़ में हम वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे सीमेंट में, माइनिंग, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री के अंदर। पब्लिक भी यूज़ होता है वाटर का, जैसे फ्लशिंग। देखिए पब्लिक यूज़ भी होता है, जैसे पब्लिक हमारे पार्क होते हैं तो उनके अंदर वाटरिंग होती है प्लांट्स के लिए। तो जो फ्लशिंग स्ट्रीट्स होते हैं, जेल्स होती हैं, उनके अंदर भी किसका यूज़ होता है, पानी का। फायर यूज़ कैसे है,
सपोज़ कहीं पे एक्सीडेंटली फायर हो जाता है, आग लग जाती है, तो वहाँ पे भी किसका यूज़ किया जाता है? उसको प्रिवेंट करने के लिए, फायर को, आग से बचने के लिए पानी का यूज़ होता है। अगर इरिगेशन का मतलब होता है कि अगर हम द सप्लाइंग ऑफ वाटर इन आवर क्रॉप, जो फील्ड्स के अंदर है, जब हम उसमें पानी देते हैं खेतों के अंदर, उस पर्पज़ प्रोसेस को बोला जाता है इरिगेशन। तो वहाँ पे भी हमें किसकी नीड है? वाटर की नीड है। अदर यूज़ में भी आप जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करना है, तो उसमें भी हमें नीड किसकी रहती है? वाटर की रहती है। तो ये हमारे कुछ यूजेस थे वाटर के। अब देखिए, अगर हम ग्राउंड जो वाटर है या सरफेस जो वाटर है उसका ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, मतलब एक तो होता है भाई चलो इतने यूज़ में काम चल रहा है हमारा, नहीं, लेकिन अगर हमारे आगे पानी अवेलेबल है, हम उसको वेस्ट करते रहते हैं, तो वो ओवर यूटिलाइजेशन से क्या इफ़ेक्ट होंगे वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला कि जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल क्या है कि अंडर द ग्राउंड जिस लेवल पे हमें पानी मिलता है ना, वो वाटर टेबल होती है। तो वो जो वाटर टेबल है ग्राउंड की, वो काफ़ी नीचे जा चुकी है, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, खेतों में पानी, फसलों को देने के लिए, घर में जो काम कर रहे हैं उसके लिए। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो रैपिडली डिप्लीट होता जा रहा है, वाटर टेबल काफ़ी नीचे जा चुकी है, और जो कुएँ वगैरह हैं वो भी सूख गई हैं। लेकिन इसका रीज़न क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हम चाइना को भी पीछे छोड़ आए हैं भाई, ये एक रीजन है ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उतना वाटर का यूज़ होगा। ठीक है, इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर फॉर वेरियस पर्पजेज़। अब ये तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं ड्रिंकिंग के लिए, लेकिन क्या एक ड्रिंकिंग के लिए ओवर पॉपुलेशन होती है जब तभी यूज़ होता है? नहीं, और भी बहुत सारे पर्पजेज़ हैं जिसके लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेश वाटर का, कैसे कि जो फ्रेश वाटर है, वैसे तो 97% वाटर है अर्थ के सरफेस के ऊपर, लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो बस 3% ही है। उस 3% में से भी जो कुछ परसेंट है वो हमारा पोलर आइस और ग्लेशियर्स के अंदर है। तो ये भी एक रीज़न है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्राउंड सबसाइडेंस। ठीक है, ये ग्राउंड सबसाइडेंस क्या है? जब हम ग्राउंड वाटर को विड्रॉ करते हैं, कहाँ से करते हैं? ग्राउंड से, और रिचार्ज कम होता है, मतलब पानी हम निकाल ज़्यादा रहे हैं अंडरग्राउंड से, और वापस रिचार्ज जो ग्राउंड के अंदर होता है थ्रू रेनफॉल या बाय एनी अदर मीन, तो वो बहुत कम है। तो इससे क्या होता है? द सेडिमेंट इन द एक्वीफर बिकम कॉम्पैक्टेड एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंड सबसाइडेंस। एक्वीफर होता है एक ऐसी रॉक अंडर द ग्राउंड जिससे हम पानी निकाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा? अगर रिचार्ज कम होगा तो जो ये एक्वीफर होता है भाई, ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और जो ज़मीन है ना वो नीचे धंसती चली जाएगी। इसी को हम ग्राउंड सबसाइडेंस बोलते हैं। इससे क्या हो सकता है? अगर वहाँ पे सपोज कोई बिल्डिंग है तो वो डैमेज हो सकती है, और जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो तो ख़राब होगा ही होगा। नेक्स्ट है भाई ड्रॉट। देखिए, ड्रॉट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूखा पड़ गया। तो वो सूखा कैसे पड़ता है? ये जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर काफ़ी सालों तक कोई बारिश नहीं होती, या वहाँ पे पानी की सप्लाई ही नहीं है, तो वहाँ पे ड्रॉट है, वहाँ पे सूखा है। ठीक है, जनरली ये कब होता है? द रीजन रिसीव कंसिस्टेंटली बिलो एवरेज प्रेसिपिटेशन वही है रेनफॉल से मतलब है भाई, कि जो वाटर की बूंदे हैं वो कम आ रही हैं, प्रेसिपिटेट कम हो रही हैं आज सरफेस के ऊपर, ये एक रीज़न है। तो यहाँ पे जो ड्रॉट है उसको मेनली 4 वे से डिवाइड किया गया है। एक होती है मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, एग्रीकल्चरल ड्रॉट और सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। अब मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब क्या होता है? मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब कि जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, वो बिलो एवरेज है, हो ही नहीं रही या बिलो एवरेज है, तो उस तरीके का जो सूखा पड़ता है उसको बोलते हैं मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब है डिटरमाइंड बाय वाटर लेवल इन रिजर्वायर। जो वाटर का लेवल है वाटर बॉडीज़ के अंदर वो बहुत कम है, तो वो वहाँ पे भी सूखा है। एग्रीकल्चर ड्रॉट का मतलब है कि जो पानी की कमी है, आपने किसी एरिया के अंदर क्रॉप को ग्रो किया और वहाँ पे पानी है ही नहीं, तो वो हमारा एग्रीकल्चरल ड्रॉट है। सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट का मतलब है रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है,
ये किससे रिलेटेड है? किसी चीज़ की डिमांड और उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही। स्पेशली हम यहाँ बात कर लेते हैं वाटर की ही, तो वो हमारा सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट से रिलेटेड है। अब इसके ही अपोजिट एक है भाई हमारा फ्लड्स। फ्लड्स मतलब जब ओवरफ्लो हो जाए किसी एरिया के अंदर वाटर का। एक तो अभी हमने पढ़ा कि कहीं सूखा पड़ जाता है। अब इसी के अपोजिट जो दूसरी टर्म रिलेटेड है हमारी वाटर के अंदर, जिसको हमने डिज़ास्टर में भी पढ़ा था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर, तो वो है हमारा फ्लड्स। फ्लड क्या होता है? ओवरफ्लो होता है वाटर का, जिससे क्या हो जाती है हमारी लैंड सबमर्ज हो जाती है, जो कि पहले ड्राई थी। यूरोपियन यूनियन फ्लड डायरेक्टिव डिफाइन अ फ्लड एज ए कवरिंग बाय वाटर ऑफ लैंड नॉट नॉर्मली कवर्ड बाय वाटर। मतलब इस तरीके से लैंड हमारी वाटर से कवर हो जाती है जो नॉर्मली नहीं होती, तो उस एरिया के अंदर फ्लड है, बाढ़ आ गई है। फ्लडिंग में अक्कर सच एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज। जब वाटर बॉडीज से ओवरफ्लो हो जाए तो वो उसके नियर बाय जो भी एरिया होगा ना भाई, वो टोटली सबमर्ज हो जाएगा। अब वाटर बॉडी सबको पता है, जैसे रिवर है, लेक है, इन विच द वाटर ओवरटॉप और ब्रेक रिजल्टिंग इन सम ऑफ डेट वाटर एस्केपिंग इट्स यूजुअल बाउंड्री और इट मे अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रेन वाटर ऑन अनसेचुरेटेड ग्राउंड इन एन एरिया फ्लड। और ऐसा होता क्यों है कि क्यों वो वाटर वहाँ से एस्केप कर जाता है? इसका कहीं ना कहीं रीजन की जो एक्यूमुलेशन है रेन वाटर का वो होता रहता है उस एरिया के अंदर, और वहाँ पे फिर ओवरफ्लो की वजह से एरिया के अंदर क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है। अब फ्लड से क्या होगा? डैमेज होगा होम को, बिजनेस को, इफ़ दे आर इन द नेचुरल फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर। अगर वो पर्टिकुलर बिजनेस, वो पर्टिकुलर होम उस फ्लड प्लेन एरिया के अंदर है, रिवर के आसपास हैं, तो उनके अंदर काफ़ी डैमेज होता है। अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट है ओवर वाटर, जो पानी के ऊपर कुछ आपस में स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलता रहता है, विवाद चलता रहता है। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें पीपल, ग्रुप, कंट्री इन्वॉल्व होते हैं सीरियस आर्गुमेंट में। वाटर इज एन असेंशियल रिसोर्स। सभी को पता है वाटर एक बहुत असेंशियल नेचुरल रिसोर्स है जो हमारी लाइफ को सस्टेन करता है, एनवायरनमेंट को सस्टेन करता है। द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज डिमांड। क्योंकि पानी है भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की डिमांड भी बढ़ रही है, तो ये एक ट्रिमेंडस प्रेशर के अंदर आ रहा है हमारा पानी। ठीक है। कन्फ्लिक्ट ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन नेबरिंग कंट्री और डिफरेंट स्टेट ऑफ अ कंट्री हैव नाउ बिकम क्वाइट कॉमन। तो ये काफ़ी कॉमन हो गया है कि सपोज कोई एक ऐसी रिवर है जो दो कंट्री उसको शेयर कर रही है, तो उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स मिलेगा, या फिर एक ही कंट्री के अंदर दो स्टेट को कोई रिवर टच कर रही है तो उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये मैंने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वाटर के ऊपर तो ये मैंने ऐड किए हैं, आप एक बार इनको देख लेना। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैनी वाटर डैम्स आर बॉम्ब्ड। सेंट्रल डैम ओवर येलो रिवर वर अटैक ड्यूरिंग कोरियन वॉर। ये वैसे पूछे नहीं जाएंगे इतने, लेकिन एक बार ना आप इनको रीड आउट कर लेना। ठीक है। द सतलुज यमुना लिंक इज़ द डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब और हरियाणा। इसका आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। जो सतलुज यमुना लिंक है उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है पंजाब का और हरियाणा का, तो हमारे हरियाणा से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन मैंने फिर भी ये स्लाइड ऐड की है कि कौन सी रिवर है, जैसे यमुना के ऊपर ये डिस्प्यूटिंग स्टेट है जिनका आपस में झगड़ा चलता रहता है, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी मैंने ऐड किया। आप एक बार इनको देख लेना भाई। जैसे कावेरी के ऊपर चला हुआ है तमिलनाडु और कर्नाटका का, गोदावरी के ऊपर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का है, कृष्णा के ऊपर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका का है, नर्मदा के ऊपर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का है। तो एक बार आप ये देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डैम बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम, कि जो बांध हम बनाते हैं उसके क्या तो हमारे लिए बेनिफिट हैं और क्या वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब हम ये स्टडी करेंगे। You know, today there are more than 45,000 large डैम अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये डैम की नंबर बताया गया है कितना है, विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिटीज़ एंड इकोनॉमीज डेट हार्नेस दीज वाटर रिसोर्सेज फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इन ये जो डैम बनाए गए हैं यहाँ पे वाटर को स्टोर करके हम उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको हम इंक्रीज कर पाएँ।
द वर्ल्ड टू मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन कौन सी हैं सभी को पता है, इंडिया और चाइना कर देना चाहिए अब यहाँ क्योंकि इंडिया आगे आ चुका है। हैव बिल्ट अराउंड 57% ऑफ वर्ल्ड लार्ज डैम, सबसे ज़्यादा डैम इनके अंदर ही हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हैज़ देयर ओन बेनिफिट एंड ड्रॉबैक, मतलब कोई चीज़ जब बनती है तो भाई उसके बेनिफिट भी होते हैं, ड्रॉबैक भी होते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन रिवर विच अदरवाइज जॉइन सी कैन बी स्टोर्ड एज ए रिजर्वियर बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम अक्रॉस द रिवर। जो एक्सेस वाटर फ्लो करता है रिवर के अंदर, उस वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं क्या करके, उस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर डैम बना के, बांध बना के। जैसे कुछ डैम के एग्जांपल दिए हैं, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड है, नागार्जुन है, सरी सालिमा है, इनसे हम जनरेट कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को क्योंकि वहाँ पे हम वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है, एंड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी भी सप्लाई कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड दीज डैम एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये इन्होंने बोला है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई ये पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं ये किसके बोले हुए हैं, तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन डैम्स को क्या बोला है कि दीज डैम आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब यूज़ क्या होते हैं, मोर लैंड कैन बी ब्रोट अंडर इरीगेशन, डैम पानी स्टोर किया तो वहाँ आसपास का जितना एरिया है इरिगेशन हम ईजिली कर पाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर पाते हैं, पानी से जो बिजली बनाई जाती है। वाटर को हम सप्लाई कर पाते हैं टाउन और सिटीज़ के अंदर, जिससे वहाँ पीपल को अपने यूज़ के लिए पानी मिल जाता है। लेकिन जहाँ इसके एडवांटेज है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी मिल ही जाते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, इट कॉजेज चेंज इन क्लाइमेट ऑफ द रीजन एट माइक्रो लेवल, लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड सोयल इरोजन। अगर पानी वहाँ से बाहर आएगा तो उससे वेजिटेशन ख़त्म होगी, सोयल इरोजन हो जाएगी। सोयल इरोजन मतलब जो फर्टाइल लेयर होती है सोयल की वो मूव कर जाएगी पानी के बहाव के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जनरेशन ऑफ सेस्मिक एक्टिविटीज़ ड्यू टू हैवी प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, सेस्मिक एक्टिविटी जो अंडर द ग्राउंड होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ब्लास्टिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कोज लैंडस्लाइड, अगर ब्लास्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो उससे कई बार लैंडस्लाइड हो के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उससे परेशानी होती है। सेडिमेंटेशन एंड सिल्टिंग ऑफ द रिजर्वियर, तो ये कुछ प्रॉब्लम हमें दी गई हैं। नेक्स्ट, अब हमने देखो दो रिसोर्सेज स्टडी कर लिए हैं, पहला था हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा हमने स्टडी किया वाटर रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को अब हम स्टडी करेंगे। देखिए जो फॉरेस्ट हैं ये भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ही आते हैं, लेकिन अलग से ये सिलेबस के अंदर मेंशन है तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं। कवरिंग द अर्थ लाइक ए ग्रीन ब्लैंकेट, जो फॉरेस्ट है इन्होंने हमारे अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर किया हुआ है। एंड दीज फॉरेस्ट नॉट ओनली प्रोड्यूस इनन्यूमरेबल मटेरियल गुड बट ऑल्सो प्रोवाइड सेवरल एनवायरमेंटल सर्विसेज, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। About 1/3 of the world's land area is forested, which include closed as well as open forest। मतलब 1/3 जो वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया है वो कवर है फॉरेस्ट से। अब इसमें से कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं हमारे जो कवर्ड फॉरेस्ट हैं और कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जो ओपन फॉरेस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ क्या होते हैं। वाटरशेड प्रोटेक्शन के लिए हम फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं ताकि जो वाटरशेड प्रोटेक्शन का कैसे यूज़ हो रहा है, रिड्यूस द रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर, प्रिवेंट flood and soil erosion, produce prolonged gradual runoff and thus prevent effect of drought। एटमॉस्फेरिक रेगुलेशन कैसे होता है कि अगर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स होंगे तो वो सब क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे सोलर हीट को। सोलर हीट जो जनरेट हो रही है इवेपो ट्रांसपिरेशन की वजह से, मेंटेन करके रखते हैं CO2 O2 का लेवल। ठीक है, मेंटेन करके रखते हैं उस पर्टिकुलर लोकल एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन। इरोजन कंट्रोल, होल्डिंग सोयल। देखिए जो प्लांट की रूट होती हैं, अगर प्लांट ज़्यादा होंगे फॉरेस्ट के अंदर तो जो प्लांट की रूट होती है ना वो सोयल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं। ठीक है, सोयल के पार्टिकल्स बाइंड होंगे तो भाई वो मूव नहीं कर पाएंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और हम क्या कंट्रोल कर पाएंगे, इरोजन, सोयल इरोजन को कंट्रोल कर पाएंगे। लैंड बैंक, मेंटेनेंस ऑफ सोयल न्यूट्रिएंट एंड स्ट्रक्चर। सोयल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है वो और जो भी सोयल की एक
पर्टिकुलर कंपोजिशन है कि उसके अंदर ये मिनरल्स इतने अमाउंट में है, वो मेंटेन रहती है। क्योंकि प्लांट के जो लीफ होते हैं या अदर पार्ट होते हैं वो सारे टूट के कहाँ पे आते हैं, वापस सोयल के अंदर आते हैं, और उन सब से जो मिनरल हैं वापस लीच आउट होके सोयल के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरीके से ना एक सोयल के अंदर मिनरल की कंपोजिशन मेंटेन रहती है। ठीक है, तो ये इसमें भी हेल्प करते हैं। लोकल यूज़ क्या क्या हो सकता है, सभी को पता अपने बिहाफ पे कि हम जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं उनको कलेक्ट करके कैसे यूज़ करते हैं। जैसे फूड गैदरिंग, प्लांट्स, फिशिंग, हंटिंग होती है फ्रॉम द फॉरेस्ट। इन द पास्ट व्हेन वाइल्ड लाइफ वॉज प्लेंटीफुल पीपल कुड हंट एंड किल एनिमल फॉर फूड। जब पास्ट की हम काफ़ी पीछे की बात करें, हमारी हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो वाइल्ड लाइफ काफ़ी होती थी, और जो राजा महाराजा होते थे भाई वो एनिमल को किल करते थे अपने फूड पर्पज़ के लिए, अपने शौक के लिए। नाउ दोज पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैव डिमिनिश। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म होती जा रही है, तो अब जो हंटिंग है वो बैन हो चुकी है। ठीक है, फॉरेस्ट से फोडर मिलता है कैटल के लिए, फ्यूल, वुड एंड चारकोल कुकिंग और हीटिंग पर्पज़ के लिए, पोल्स, बिल्डिंग होम्स स्पेशली इन रूरल एरिया एंड वाइल्ड्रंस एरिया, टिम्बर, हाउस होल्ड आर्टिकल्स और कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। फाइबर, कोई टोकरी वगैरह बनाते हैं, रोप रस्सी बनाते हैं, नेट बनाते हैं, उन सब के लिए हमें फ़ाइबर की नीड होती है जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। सेरिकल्चर, सिल्क की प्रोडक्शन, सिल्क के सूट, साड़ियाँ कितनी फेमस है सभी को पता है। एपीकल्चर होता है, एपीकल्चर क्या होता है, हम हनी को, बी को रेयर करते हैं हनी पर्पज़ के लिए, उसको एपीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट होते हैं फॉरेस्ट के अंदर जिनसे हम मेडिसिन बनाते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं। मार्केट यूज़, जिसको हम प्रोडक्टिव यूज़ भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द अबव प्रोडक्ट जो जिनकी अभी हमने ऊपर बात की है वो उनको हम यूज़ करते हैं कंजम्पटिव पर्पज़ के लिए, एंड ऑल्सो सोल्ड, बेच भी देते हैं एज अ सोर्स ऑफ इनकम मार्केट में फॉर सपोर्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल। जिससे जो लोग जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं, उनकी जो एक दैनिक जीवन की भाई जो उनका खर्चा है वो चलता रहता है। ठीक है, माइनर फॉरेस्ट क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्यूल, वुड, फ्रूट, गम, फाइबर विच आर कलेक्टेड एंड सोल्ड इन लोकल मार्केट, जिनको कलेक्ट कर लिया जाता है और लोकल मार्केट में बेच दिया जाता है। तो ये उन पीपल के लिए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके लिए एज अ सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, मेजर टिम्बर एक्सट्रैक्शन, जो टिम्बर है ये एक वुड होती है भाई जिसको हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। पेपर पल्प को हम यूज़ करते हैं। टिम्बर एक्सट्रैक्शन डन इन इंडिया बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो ये टिम्बर की लकड़ी निकालते हैं फॉरेस्ट से, तो ये कौन करता है भाई, जो हमारा इंडिया का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। बट अगर कोई इलीगल टिम्बर को एक्सट्रैक्ट आउट करता है तो उस पर भाई चार्जेस होते हैं और ऐसा बैन है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है फॉरेस्ट का। रीजन कहीं ना कहीं फिर से वही है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो उस सब के लिए, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उनके लिए हमें फॉरेस्ट से घर जो बनते हैं, लकड़ी की नीड होती है, खाना बनाने के लिए लकड़ी की नीड होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे फॉरेस्ट का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, एक्सेस में यूज़ वो हो रहे हैं। और एक्सप्लॉइटेशन क्यों हो रहा है, ताकि ह्यूमन बींग ऐसा कर रहा है ताकि वो अपनी जो उसकी नीड है उनको मीट कर पाए, उन डिमांड्स को अपनी को फुलफिल कर पाए। अब क्या किस किस लिए, क्या क्या ऐसे रीजन है जिनके लिए वो फॉरेस्ट को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, ड्यू टू वुड कटिंग एंड लार्ज स्केल लॉगिंग फॉर रॉ मटेरियल लाइक टिम्बर, पल्प वुड एंड फ्यूल वुड। डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं भाई, डिफॉरेस्टेशन होता है लार्ज अमाउंट में जो ट्रीज़ को कट किया जा रहा है जंगलों से, वो डिफॉरेस्टेशन होता है। तो रोड बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट टू क्रिएट मोर एग्रीकल्चरल लैंड टू मीट द फूड नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अबाउट 19.57 लाख हेक्टेयर, इतनी जो ज़मीन हमारी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, अबाउट 78% ऑफ फॉरेस्ट एरिया अंडर हैवी ग्रेजिंग, जहाँ पे ये गाय वगैरह चलती रहती हैं जिससे सोयल इरोजन का खतरा हो जाता है। माइनिंग एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जा रहा है। बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से भी फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है।
तो भाई डिफॉरेस्टेशन मैंने अभी बताया था, जब फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, पेड़ों को कट कर दिया जाए फॉरेस्ट से वुड के लिए या फिर और पर्पज़ के लिए, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ इंडिजीनियस फॉरेस्ट, जो वो फॉरेस्ट है वहाँ का वो ख़राब हो जाता है, एंड 4/5 ऑफ देयर प्री एग्रीकल्चरल एरिया। ठीक है, इंडिजीनियस फॉरेस्ट नाउ कवर 21% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, जो हमारा इंडिया का है वो 21% अर्थ लैंड कवर करता है। डिफॉरेस्टेशन रेफर टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, एनिमल डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्री, एमलेस डिस्ट्रक्शन, एमलेस मतलब वैसे ही जो पेड़ है उनको कट किया जा रहा है अंधाधुंधली, कोई एम नहीं है उनको कट करने का। एंड द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट अक्रॉस द अर्थ हैज बीन अकरिंग ऑन अ लार्ज स्केल बेस, ये बहुत पुरानी सदियों से ही ऐसा होता आ रहा है और इस पर कोई भी रोकथाम नहीं है, जिसकी वजह से जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी काफ़ी चेंज हो गई हैं। ठीक है, द प्रोसेस इन्वॉल्व कटिंग डाउन, पेड़ों को कट कर दिया जाता है, बर्निंग और फिर डैमेजिंग ऑफ द फॉरेस्ट। करंटली 12 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड एनुअली, मतलब हर साल इतने मिलियन जो हेक्टेयर फॉरेस्ट है उनको ख़त्म किया जा रहा है, और जो ये डिफॉरेस्टेशन का रेट है वो कंटिन्यू चल ही रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ही रहा तो द वर्ल्ड फॉरेस्ट विल वैनिश विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर, एंड अबाउट 80% ऑफ ओरिजिनल फॉरेस्ट ऑन द अर्थ हैव ऑलरेडी बीन क्लियर्ड। ठीक है, अगले 100 सालों में 80% जो हमारे फॉरेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब रीजन भी होगा भाई, कुछ ना कुछ तो एमलेसली भी कट कर दिए जाते हैं और कुछ रीजन की वजह से कट किए जाते हैं, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का। फ्यूल की रिक्वायरमेंट लोगों को होती है तो वो जंगलों को कट कर रही है। रॉ मटेरियल चाहिए सबको, जैसे टिम्बर की हमने बात की थी, प्लाईवुड फर्नीचर बनाने के लिए, मैच बॉक्स बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में पेड़ों का यूज़ किया जाता है, जो ये कॉपियाँ वगैरह बनाई जाती हैं इनके जो पेज होते हैं वो भी हमारे प्लांट से ही बनते हैं। तो इन सारी रीजन की वजह से, जैसे प्लाईवुड इज ग्रेट डिमांड फॉर पैकिंग टी फॉर टी इंडस्ट्री ऑफ आसाम, वहाँ पे इनकी काफ़ी डिमांड है, तो पेड़ों को कट करके ही वो डिमांड पूरी की जाती है। ठीक है, एंड वाइल फिर ट्री वुड इज़ एक्सप्लॉइटेड ग्रेटली फॉर पैकिंग एप्पल इन जम्मू एंड कश्मीर, इस पर्टिकुलर ट्री को कट किया जाता है ताकि जम्मू कश्मीर में जो एप्पल्स होती हैं उनको पैक किया जाए। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो हमारे फॉरेस्ट उनको ख़त्म कर दिया जाता है। कोई प्रोजेक्ट अगर लगाया जाता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बिग डैम्स का कोई प्रोजेक्ट है, रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, या माइनिंग किसी एरिया के अंदर करनी है, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड नीड भी बढ़ेगी। अब ग्रोइंग फूड नीड को भी फुलफ़िल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ताकि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनकी डिमांड को फुलफ़िल करा जाए। ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और वो कब होगा, जब फॉरेस्ट को क्लियर कर देंगे। ओवरग्रेजिंग की वजह से भी जो हमारी यूज़फुल लैंड है, फर्टाइल लैंड है, वो भी बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एंड वुड लैंड टू एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट लैंड को, वुड लैंड को कन्वर्ट किस में कर दिया, एग्रीकल्चरल लैंड में, ताकि हम ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है उनकी डिमांड को फुलफ़िल कर पाएँ। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। अब है मेजर एक्टिविटीज़ एंड थ्रेट टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जैसे टिम्बर का एक्सट्रैक्शन होता है, लॉगिंग फॉर वैल्यूएबल टिम्बर सच एज टीक एंड महागोनी नॉट ओनली इन्वॉल्व ए फ्यू लार्ज ट्री पर हेक्टेयर बट अबाउट ए डजन मोर ट्री सिंस दे आर स्ट्रॉन्गली इंटरलॉक्ड विद ईच अदर a by vine, and also road construction for making approach to the tree cause further damage to the forest, and the step is timber extraction। और क्या क्या होते हैं इसके स्टेप, क्लियर फैलिंग, मैकेनाइज्ड लॉगिंग, मैनुअल लॉगिंग, सिलेक्टिव लॉगिंग, ये प्रोसेस होता है जब टिम्बर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जस्ट आप नेम ध्यान रखना, क्लियर फैलिंग, मैकेनाइज्ड लॉगिंग, फिर मैनुअल लॉगिंग, और लास्ट में किया जाता है सिलेक्टिव लॉगिंग। माइनिंग पर्पज़ के लिए माइनिंग एक्टिविटी होती है हमारी। माइनिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है वहाँ से खाने वगैरह खोद के मिनरल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, उनको निकाला जाता है। इसमें भी देखिए आप कितने एरिया को डिग आउट करना पड़ता है, और जो हमारा फॉरेस्ट है उसको टोटली डैमेज कर दिया जाता है।
ठीक है। तो माइनिंग एक्टिविटी के लिए ऐसा हो रहा है, या फिर कोई डैम और अदर इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल पीपल, कोई डैम प्रोजेक्ट है या कोई और प्रोजेक्ट है, रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, उन सब के लिए भी क्या हो रहा है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको क्लियर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट का डैम की वजह से या किसी और रीजन की वजह से हम डिस्ट्रक्ट करते हैं, और जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। हमारा क्लाइमेट ही चेंज हो जाता है, एंड इन दिस वे लैंडस्लाइड, ड्रॉट, फ्लड कंटिन्यू मे राइज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो ये कुछ और रीज़न है भाई, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ हेल्थ हैजार्ड भी उसकी वजह से होते हैं। थाउजेंड ऑफ वर्कर हु बिल्ड द डैम अटैक्ड बाय द डिजीज लाइक एड्स, मिजल्स, टीबी, साइफिलिस, इनसे वो ग्रसित होते हैं। डैम बिल्डिंग हैज़ रिजल्ट इन वाइड रेंज ह्यूमन राइट वॉयलेशन, जो ह्यूमन के राइट होते हैं कहीं ना कहीं उनका भी वॉयलेशन डैम बिल्डिंग की वजह से हो रहा है। ट्राइबल लाइफ एंड कल्चर आर मोस्टली एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट, ये तो सभी को पता है। ट्राइबल की जो लाइफ होती है, ट्राइबल कम्युनिटी की, उनका कल्चर वो कहाँ से एसोसिएटेड होता है, फॉरेस्ट से। तो ये एक केस स्टडी गिवन है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, सभी को पता है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चिपको मूवमेंट, जिसके नेता थे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा, नॉर्थ इंडिया के अंदर ये हुआ था मूवमेंट, और ये कब हुआ था भाई, अप्रैल 1973 के अंदर हुआ था ये फर्स्ट चिपको एक्शन, एंड ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स स्प्रेड टू मैनी डिस्ट्रिक्ट, फिर अगले 5 सालों में ये काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड हो गया था उत्तर प्रदेश की, ठीक है। द नेम ऑफ द मूवमेंट कम फ्रॉम ए वर्ड मीनिंग एम्ब्रेस, द विलेजर हग द ट्री, किस तरीके से इस मूवमेंट का नेम आया था कि लोग थे जो वो पेड़ों से चिपक गए थे, उनको सेव करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही आए तो लोग पेड़ों से चिपक गए, और उन्होंने मतलब फिर वापस उनको जाना पड़ा था, तो तब इसका नाम चिपको मूवमेंट रखा गया था। तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। द चिपको protest in Uttar Pradesh achieved a major victory in 1980 within 15-year ban on green falling in the Himalaya forest of that state by order of India Prime Minister इंदिरा गांधी, ठीक है। फिर मतलब पेड़ों को कट नहीं किया गया था और ऐसा ऑर्डर निकाला था इंदिरा गांधी ने। सिंस देन द मूवमेंट हैज स्प्रेड टू हिमाचल प्रदेश, फिर ये आगे भी ये जो इस तरह की मूवमेंट फैल गई थी हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में, कर्नाटका इन द साउथ, राजस्थान इन द वेस्ट एंड बिहार इन द ईस्ट टू द विंध्यास ऑफ द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। इन एडिशन टू 15-year बैन इन उत्तर प्रदेश, द मूवमेंट हैज स्टॉप्ड क्लियर फेलिंग इन द वेस्टर्न घाट एंड विंध्यास एंड जनरेटेड प्रेशर फॉर ए नेचुरल रिसोर्सेज पॉलिसी विच इज़ मोर सेंसिटिव टू पीपल। तो देखिए ये केस स्टडी है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। और केस स्टडी आप एक बार स्टडी कर लेना, क्योंकि इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आफ्टर डैट सरदार सरोवर, जो एक नर्मदा प्रोजेक्ट के ऊपर ये प्रोजेक्ट चला हुआ है, ये भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है गुजरात के अंदर। डिटेल में अगर आप इसको स्टडी करना चाहो तो आप कर सकते हैं। तो ये भाई आज हमने 3 रिसोर्सेज कंप्लीट किए हैं, वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आने वाली वीडियो में जो हमारे अदर रिसोर्सेज हैं वो भी हम कंप्लीट करते हैं। होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।